बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो फ्रेंड्स, आज हम वेव के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए के अंदर हम करेंगे वेव मोशन इन प्रोग्रेसिव वेव के एमसीक्यूज एंड नेक्स्ट सेक्शंस बने हुए हैं। जितने भी पीएमजीसी टॉपिक है सारे पढ़ेंगे। वेव मोशन इज मीन, वेव मोशन क्या है, कैसे वहां पर ट्रांसफेरिंग होती है, क्योंकि वहां पर याद रखिएगा वहां पर एनर्जी जो है ना वो फॉर्म होती है और वो जाती है एक प्लेस से अनदर पर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। ऐसा क्यों? क्योंकि वेव जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है एनर्जी, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू द मीडियम और स्पेस में, क्योंकि वहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो अपने आप में ऑक्सीलेट करते रहते हैं, ओसिलेट कर लेते हैं एक फिक्स पोजीशन में। तो इस वजह से जो वेव मोशन है उसे हम कहते हैं ट्रांसफेरिंग, क्योंकि वहां पर एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। भाई मैटर को ट्रांसफर नहीं करेगी, रीजन भी बता दिया। उसके बाद है जो प्रोग्रेसिव वेव होती है इज वन ऑफ दैट। जो प्रोग्रेसिव वेव होती है ना वो कंटिन्यूसली एडवांसेस होते हैं, एडवांसेस सोर्स के विदाउट चेंज इन फॉर्म, फॉर्म के ना चेंज होने से, विदाउट चेंज इन फॉर्म। क्योंकि याद रखिएगा जो प्रोग्रेसिव आप लोगों के पास प्रोग्रेसिव होते हैं वो ट्रैवलिंग होती है, जो कि वेव मूव करती है आउटवर्ड ऑफ द सोर्स और ट्रांसफर करती है एनर्जी को। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर कहा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ, जो कि मैकेनिकल वेव जो होती है वो रिक्वायर होती है। रिक्वायर किसके लिए रिक्वायर होती है? एक मटेरियल मीडियम, जिस मटेरियल मीडियम में वो प्रोपोगेट, देखिए हर एक वेव को ना ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर होता है, कोई ना कोई मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, मटेरियल मीडियम। फिर ही वो वेव क्या कर सकती है, आगे प्रोपोगेट कर सकती है। क्योंकि जो अनलाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो कि मैकेनिक्स जो वेव्स होती हैं, उन्हें जरूरत होती है पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की जरूरत होती है ताकि वो मीडियम में क्या कर सके, इजिली ट्रांसमिट हो सके और डिस्टर्बेंस। अगर देखो एक खाली समंदर पड़ा हुआ है, एक खाली समंदर पड़ा हुआ है, उसके अंदर सिंपल क्या रखा हुआ है, पानी। अगर मैं इस समंदर में कोई लाकर इस तरीके से पत्थर फेंक दूं, क्या कर दूं, पत्थर। पहले ये समंदर में कोई डिस्टरबेंस नहीं थी, फिर मैं यहाँ पर पत्थर लाई और सीधा मैंने समंदर के अंदर फेंक दिया, तो अब समंदर के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी, वेव जनरेट होगी, पानी ऊपर को आएगा। तो ये क्या हुई, वेव जनरेट हुई। तो आप खुद डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, खुद से नहीं आती, आप खुद मस्ती करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ना मैम यहाँ पर कि मटेरियल मीडियम की प्रोपगेशन, सही। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है वो क्यों डिफरेंट होती है मैकेनिकल वेव से? क्यों? मैं बता दूं क्यों। क्योंकि बच्चा वो याद रखिएगा वो कैन ट्रेवल, क्योंकि वो ट्रेवल करती है वैक्यूम में। मैम वैक्यूम का मतलब क्या है, आप हमें गिराएंगे? क्योंकि वैक्यूम का मतलब होता है कोई भी मीडियम नहीं है, खाली है। क्योंकि ईएम जो वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, वो सेल्फ प्रोपगेटिंग ऑसिलेशंस करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, और जो इस वजह से उनमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होती है। भाई इस तरीके से गर्ल्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो अपने फैसले खुद ले सके, ये नहीं कि किसी और पे डिपेंडेंट हो, वो उसके लिए भले गलत फैसला ले ले, वो उसके सामने कुछ ना बोल सके। तो प्रीवियसली मेरी गर्ल से यही रिक्वेस्ट है और मैं यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन हासिल करें और अपने फैसले खुद ले सके आप लोग। तो ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन हासिल करें और बड़े से बड़े मकाम में पहुंचने की आप लोग कोशिश करें। अब जो ट्रांसफर वेव्स होती हैं वहां पर जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। कैसे वाइब्रेट करते हैं? तो वाइब्रेट करते हैं ट्रांसफर वेव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवल। क्योंकि ट्रांसफर वेव जो होती है वहां पर जो पार्टिकल का मोशन होता है वो राइट एंगल की तरह होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी प्रोपगेशन। एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ चलें। यहाँ पर कहा जा रहा है जो लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होती है वहां पर जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो वाइब्रेट करते हैं। मैम पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कैसे वाइब्रेट करेंगे, जरा आप मुझे बता दें। वो बच्चों वाइब्रेट करते हैं, अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो वो पैरेलली करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रांसफर की तो वो परपेंडिकुलर करते हैं। इतने मोटे मोटे कॉन्सेप्टों को याद होने चाहिए। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम में वो पैरेलल होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवल, कि किस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो शो करती है कॉम्प्रेशन को,
एंड रेयर फ्रैक्शन अलोंग द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेगी। उसके बाद है हमारे पास जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव जो होती है एयर में, वो एग्जाम्पल है। मैम किसकी एग्जाम्पल है मैम, इसमें भी हमें फिट होगी क्या? तो बच्चों वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की है, क्योंकि आपको पता है कि साउंड जो है वो प्रोपोगेट करता है। मैम कैसे प्रोपोगेट करता है? अल्टरनेटिंग कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैम आप कॉम्प्रेशन क्या होती है, रेयर फ्रैक्शन क्या होती है, ये हमें आपने वेव की वीडियो में बताया हुआ है, तो हमें क्लियर है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, जो कि मैंने आपको बताई थी। नहीं तो आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लिख दें, लेकिन लाजमी लिखिएगा ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चे सुन रहे हैं। क्योंकि मैं बताना चाहती तो मैं अभी बता देती, लेकिन मुझे पता लगे कि कितने स्टूडेंट्स मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं, कितने कितने स्टूडेंट्स को कौन कौन सी बातें याद है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें टेस्ट के अंदर आती हैं। उसके बाद जो लाइट वेव्स होती हैं, एग्जाम्पल ऑफ, अगर ये एमडीकेड में पूछ ली जाती तो आप क्या करते? आपको पता चलता? क्योंकि आपने एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ी होती, यही तो बात है। तो याद रखिएगा जो लाइट वेव है वो एग्जाम्पल है ट्रांसफर वेव की। मैम ट्रांसफर वेव की एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफेरेंस वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि वो फील्ड से क्या करती है, ओसिलेटिंग करती है परपेंडिकुलर। भाई परपेंडिकुलर की मैम बात आ गई है, तो सच में ये तो ट्रांसफर वेव की बात है। अगर पैरेलल की आ जाती तो आप क्या बोलते? लॉन्गिट्यूडनल। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको वीडियो के अंदर, वेव वाली वीडियो बड़ी थी थोड़ी, उसके अंदर सारे मैंने बताए थे। अगर हम क्या करें, वेव स्ट्रेचिंग करें स्ट्रिंग को अगर स्ट्रेच करेंगे तो भाई कैसे होगा? ट्रांसफर परपेंडिकुलर होगी उसकी डायरेक्शन, तो क्या होगी? वो ट्रांसफर होगी, क्योंकि जो हमारे पास स्ट्रिंग जो है उसके पार्टिकल जो है अप एंड डाउन मूव करते। देखो कैसे अप एंड डाउन मैम, ऐसे कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? जो स्ट्रिंग करते हैं अप एंड डाउन और परपेंडिकुलर होती है वेव हॉरिजॉन्टल लेवल में। क्लियर है? उसके बाद कहा जा रहा है विच ऑफ दीज कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यानी कि जो जहां पर मीडियम प्रेशर नहीं है तो वहां पर वो कौन सी वेव है जो क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती हैं। तो याद रखिएगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। अगर हम साउंड की बात कर लें, वाटर की बात करें, स्ट्रिंग की बात करें, ऑल आर इक्वायर मटेरियल मीडियम, इनमें इक्वायर होता है मटेरियल मीडियम। उसके बाद है जो डिस्टेंस बिटवीन, मैम क्या सवाल कर लिया मैम, यही तो सवाल आते हैं। अब देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉम्प्रेशन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव वो किसके इक्वल होता है? वो एक वेवलेंथ के बराबर होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फुल वेवलेंथ का जो स्पाइन है वो एक कॉम्प्रेशन टू द नेक्स्ट होता है, और यहाँ टू सक्सेसिव का पूछा जा रहा है। ओह मैम। उसके बाद है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है पार्टिकल्स की, इट मींस इन द रेस्ट पोजीशन, एक रेस्ट पोजीशन में है और उस पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो रेस्ट में भी है, तो उस पोजीशन को आप एम्पलीट्यूड कहते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड को आप मेजर करते हैं एक्सटेंड ऑसिलेशन में और रिलेट करते हैं एज अ वेव एनर्जी के साथ। क्लियर है? टाइम टेकिंग क्या पूछा जा रहा है मैम, आपने बताया था, देखिए टाइम टेकिंग टू कंप्लीट वन फुल oscillation, जितना भी टाइम लगे, जितना भी टाइम लगे, एक ओसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगे तो उसे आप टाइम पीरियड कहते हो नहीं? कहते हो नहीं? और एक सेकंड में जितनी भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो वो फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में होनी चाहिए, वो एक सेकंड में होनी चाहिए। अगर कितना भी टाइम लगे भाई, तुम सदियों में जितनी भी ऑसिलेशन करो वो तुम्हारा टाइम पीरियड है, क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है ना वो वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द वेव। अगर मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों इनवर्सली रिलेट करते हैं। अगर कहीं पर आपका टाइम बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और कहीं पर अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वहां पर आपका टाइम कम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव जो होती है ना वो रिलेट करती है F इजिकल टू 1/T। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो भाई फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसमें भी फिट हो गए क्या? क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है, किसकी रेसिप्रोकल होती है? टाइम की। उसके बाद है जो वेव जो होती है वो कैरी करती है मैम, क्या कैरी करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग द सोर्स ऑफ रिजर्वर, कौन सी फॉलोइंग सोर्स ऑफ रिजर्वर को कैरी करती है? तो याद रखियो ओनली एनर्जी। क्यों मैम? क्योंकि एनर्जी जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है मीडियम पार्टिकल को, ओसिलेट करवाती है फिक्स पोजीशन पर, एंड दोनों ट्रेवल आ वेव, और कोई भी वेव को ट्रेवल नहीं हो करवाती। याद रखियो
उसके बाद है सेक्शन बी मैम। सेक्शन बी आप लोगों के पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव एंड वेव स्पीड के एमसीक्यूज करेंगे। उसके बाद जो रिलेशनशिप बिटवीन वेव स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, भाई फॉर्मूले में ही बता दिया मैम फॉर्मूले में ही बता दिया मैम, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, क्योंकि फंडामेंटल वेव इक्वेशन अप्लाई होती है जितनी भी आल टाइप ऑफ पराडिक वेव्स क्या होती है, चले मैं बता देती हूँ वरना आप कमेंट सेक्शन में। पराडिक वेव जो होती है वो रिपीटेशन होती है, रिपीटेशन। आपको पता है कि हर साल में 365 डेज होते हैं, सबको पता है, पता है नहीं? अब अगर आप मैं बात करूं फ्लैपिंग ऑफ बर्ड्स, किसकी बात करूं? फ्लैपिंग, फ्लैपिंग, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स। कौन फ्लैपिंग ऑफ विंग्स करते हैं? मैम बर्ड्स करते हैं। क्या इसमें मैंने झूठ बोला? ये क्या करते हैं? प्राडिकली मोशन करते हैं, बार बार उड़ते हैं तो बार बार अपने विंग्स को में क्या करते हैं, उस विंग्स को फ्लैपिंग करते हैं, यानी कि बार बार हिलाते हैं। ये क्या है? प्राडिक वेव है, इस तरह की प्राडिक। आपको पता है मैंने मोबाइल को नीचे रखा है, मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह कर रही हूँ। सो यानी मैं आपके सामने यहाँ पर नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड चलती है तो सामने नहीं आया जाता ज्यादातर, तो इस वजह से इसमें वही रिएक्शन कर रही थी। अब यहाँ पर आपने देखना है, अगर जो फ्रीक्वेंसी है वेव की वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, तो वहां पर स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है, तो वहां पर वेवलेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज, क्योंकि आपको पता है कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा। वेवलेंथ अगर डिक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है? राइज होती है। अगर हम याद बात करें, क्रस्ट रेफर करता है फीचर को। अब क्रस्ट एंड ट्रफ कौन से फीचर को रेफर करता है? तो आपने याद रखना है ट्रांसफर वेव को, क्योंकि क्रस्ट जो होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पर होता है और जो टफ होता है वो लोवेस्ट पॉइंट पर होता है। ये डिस्क्राइब करता है ट्रांसफर वेव शेप को। उसके बाद जो कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन होती है वो किसका फीचर होता है? किसका फीचर होता है? हम ये बता दे बच्चों, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का। मैम कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव का? क्योंकि वो डिस्क्राइब करता है रीजन जो इंक्रीज हुआ है और पार्टिकल्स डिक्रीज हुए हैं इन द डेंसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव में। उसके बाद जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स एग्जैक्टली, जो फेज डिफरेंस होता है ना, फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एग्जैक्टली इन द वन वेवलेंथ पार्ट में, तो आपने याद रखना है वो कितना होता है? वो होता है 360 और 0 डिग्री, कि ये पॉइंट सेपरेट हो रहे हैं और एक फुल वेवलेंथ में, और ये ऑसिलेट कर रहे हैं अपनी एग्जैक्टली फेज के अंदर। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 21, कि जो पॉइंट जब सेपरेट होते हैं हाफ वेवलेंथ है वह फेज डिफरेंस वहां पर होता है 180 में। 180 आपने जल्दी में क्यों लगा दिया? क्योंकि सबको पता है कि हाफ वेवलेंथ कोरोस्पोंड करती है पॉइंट पर एग्जैक्टली वहां पर क्या होती है? वो आउट ऑफ द फेज होती है। एमसीक्यू नंबर 22 को, जो स्पीड ऑफ द वेव होती है जब हम किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो वो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन किस पे करती है? टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ। क्योंकि आपको पता है कि v बराबर होता है t इज इक्वल टू म्यू के, और t आपके पास टेंशन होते हैं, म्यू आप लोगों के पास क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी। ये अब आपको बताया हुआ है मैंने। उसके बाद अगर आप टेंशन को इंक्रीज करते हैं स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग में, तो वहां पर आपकी वेव स्पीड भी क्या होती है? इंक्रीज होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा टेंशन होगी हायर टेंशन जितनी ज्यादा टेंशन इंक्रीज होगी इन द रीस्टोरिंग फोर्स, वहां पर वेव स्पीड भी उतनी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर हम बात करें 24 की, इंक्रीजिंग इन द मास पर यूनिट लेंथ, अगर मास पर यूनिट लेंथ इंक्रीज होता है स्ट्रिंग का, तो वहां पर वेव स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हैविंग जो स्ट्रिंग होता है पर यूनिट लेंथ वो रिस्पॉन्ड करता है मोड सेल्यूगिसली एंड लोविंग करता है किसको? वेव स्पीड को। एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है बाय द वेव, एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है बाय द वेव, और वो प्रोपोर्शन होती है किसके? प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर रूट ऑफ द एम्पलीट्यूड के। ये चीज आपने याद रखनी है। विच क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज, वो कौन सी क्वांटिटी है जो कि अनचेंज रहती है? अनचेंज रहती है और वेव को पास करवाती है वन मीडियम से अनदर। तो आपके पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी एक सेट होता है, सोर्स ऑफ स्पेस वो सेम ही रहता है, उसमें स्पीड वेवलेंथ चेंज विथ अ मीडियम है। उसके बाद अगर जो वेव है, वेव जो है वो इंटर हो रही है डेंसर मीडियम एंटर होती है और स्लो डाउन हो रही है, तो वहां पर जो वेवलेंथ होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि सिंस फ्रीक्वेंसी आपकी फिक्स होती है और लोअर जो स्पीड होती है वो मोर वहां पर क्या होती है? शॉर्टर वेवलेंथ होती है।
वेव फ्रंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वेव फ्रंट जो होती है वो जॉइन आल लाइन, जब एक ही फेज में, सेम फेज में जॉइन हो तो उसे आप वेव फ्रंट कहते हैं। कि आल पॉइंट पर जो वेव फ्रंट होते हैं वहां पर ओसिलेट होती है फेज ईच अदर। MCQ नंबर 21, फॉर अ पॉइंट सोर्स, कोई भी पॉइंट सोर्स है इज एन आइसोट्रोपिक मीडियम में, तो उसकी वेव फ्रंट क्या होंगे? स्पेरिकल होंगे। कैसे? क्योंकि वेव स्पीड जो होती है वो आउट इक्वली होती है आल डायरेक्शन में इन द पॉइंट सोर्स में, और वो फॉर्म करती है स्पेरिकल वेव फ्रंट्स को। फॉर फॉर्म अ पॉइंट सोर्स, पॉइंट जो सोर्स होती है वहां पर सिमार सेक्शन होते हैं स्पेरिकल वेव, वहां पर वो अपीयर होती है। कैसे अपीयर होती है? एज अ प्लेन। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लार्ज डिस्टेंस होगा वहां पर जो कर्वेचर होगी वो उतनी ज्यादा ना होने के बराबर होती जाएंगी, उतनी ज्यादा नेग्लेजिबल होती जाएंगी, और वहां पर वेव फ्रंट जो अपीयर होंगे वो फ्लैट होंगे और प्लेन होंगे। सेक्शन सी, यहाँ पर कहा जा रहा है स्पीड ऑफ द साउंड हम पढ़ेंगे, स्केम से यूज करेंगे, न्यूटन फॉर्मूला, लैपलेस करेक्शन। अब जो है न्यूटन फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस एज्यूम होता है प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल। क्यों? क्योंकि न्यूटन एज्यूम किया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कंप्रेशन रेशियो आ गई मैम 20 अब यहाँ पर देखिएगा जो न्यूटन फॉर्मूला है, न्यूटन फॉर्मूला में यूज किया कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का। इसका जो पूरा प्रोसेस था वो था आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, आइसोथर्मल का प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट। इसने कहा कि जो हीट है वो सबसे पहले क्या हो जाती है? एक जगह इकट्ठी हो जाती है, और जब जरूरत होती है सराउंडिंग तो वो हीट ना सराउंडिंग में चली जाती है। वो बहुत एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन फिर आगे जो न्यूटन फॉर्मूला में करेक्शन की थी वो लैपलेस ने की थी। लैपलेस ने कहा था कि भाई जो हमारे पास हीट जो है वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है? एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी कि इतनी जल्दी हीट एक्सचेंज हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि वो कब सराउंडिंग में गई है। सही है ना? सो ये एक आइसोथर्मल था न्यूटन, लेकिन जो अगर लैपलेस ने आके न्यूटन फॉर्मूला की करेक्शन की थी, आपको पता ही है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद न्यूटन फॉर्मूला में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो गेव अ वैल्यू मिलती है, लोअर एक्सपेरिमेंट वहां पर वैल्यू मिलती है, क्योंकि न्यूटन ने कैलकुलेट की थी 280 मीटर पर सेकंड वैल्यू। लेकिन बाद में जो नोटिस हुआ कि वो तो -332 मीटर पर सेकंड है। ये बाद में लैपलेस ने करेक्ट किया कि न्यूटन के फॉर्मूला में थोड़ी सी गलती थी, सिर्फ ये उसने लगाई थी वैल्यू, और फॉर्मूला करेक्ट हो गया था। उसके बाद है जो लैपलेस ने करेक्ट किया न्यूटन का फॉर्मूला बाय द एज्यूमिंग, वो कौन सा प्रोसेस था? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर नो हीट एक्सचेंज, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती, यानी इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो क्या हो जाए? एक्सचेंज हो जाए। ये प्रोसेस इतना ज्यादा जल्दी हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि हीट कब एक्सचेंज हुई है। क्योंकि लैपलेस ने आर्ग्यूड किया कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पर, तो हीट जो है वो फास्ट एक्सचेंज होता है बहुत जल्दी, एंड मेकिंग द प्रोसेस ऑफ द एडियाबैटिक। अब लैपलेस करेक्टेड फॉर्मूला पूछा जाता है स्पीड ऑफ साउंड ऑफ द गैस, उसे आप कैसे लिखते हैं? V इज इक्वल टू रेडिकल कांस्टेंट डेंसिटी, यहाँ पर प्रेशर अपॉन डेंसिटी। यहाँ पर ये आप लोगों के पास क्या है? गामा, और ये आप लोगों के पास Cp एंड Cv क्या है? रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट। ये इंट्रोड्यूस करवाया था किसने? लैपलेस करेक्शन ने। लैपलेस जो फॉर्मूला है गैमा, वो रिप्रेजेंट करता है रेशियो ऑफ Cp एंड Cv, रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। ये मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द वॉल्यूम। ये लैपलेस का जो फॉर्मूला है जहाँ पर गामा है, ये रिप्रेजेंट करता है इन दोनों के रेशियो को, क्योंकि गामा अकाउंट करता है एडियाबैटिक नेचर ऑफ द साउंड प्रोपोगेशन इन द गैसेस। फॉर द एयर, अगर हम एयर की बात करें तो जो वैल्यू जो गामा थी जो यूज की थी लैपलेस करेक्शन ने, वो 1.4 यूज की थी गामा की वैल्यू, क्योंकि एयर जो होती है वो मोस्टली डायटोमिक गैस होती है, और वहां पर जो हमारे पास गामा की वैल्यू होती है वो होती है 1.4। अगर हम बात करें लैपलेस करेक्शन ने ब्रॉड किया और कैलकुलेट किया स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू एयर में क्लोज, यानी कि उसने कितनी यानी कि की होगी। देखें जो न्यूटन फॉर्मूला है उसमें गलती हो गई थी, क्योंकि वहां पर सिर्फ उसने गामा नहीं लगाया था, सिर्फ याद रखिएगा, सिर्फ उसने गामा नहीं लगाया था फॉर्मूले के अंदर।
बाकी उसका फॉर्मूला बिल्कुल सही था। अगर वो 1.4 वैल्यू पुट कर देता और वो बताता कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसका फॉर्मूला ही करेक्ट हो जाता। लेकिन जिसका नाम बना हो तो वो फिर ऐसे ही बनता है। अब देखिए लेप्लेस करेक्शन ने जो कैलकुलेट की थी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में, वो 332 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एडियाबेटिक कलेक्शन थी। कलेक्शन इमेज ऑफ एक्सपेरिमेंट हम मेजर करते हैं, मेजर हुई थी वैल्यू 332 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड ऑफ द गैस है वो एक तरह का डायरेक्टली रिलेट करती है प्रेशर के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनली डेंसिटी के साथ। कैसे? अब देखें, जो आप लोगों के पास स्पीड ऑफ साउंड है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो v इज इक्वल टू डेल्टा p इज इक्वल टू, ये क्या है, न्यूटन फॉर्मूला है। न्यूटन फॉर्मूला है जिसके हिसाब से जो स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू आई थी वो 220 मीटर पर सेकंड आई थी। अब लैपलेस ने आके इस पे करेक्ट किया कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो उसका फॉर्मूला कैसे था? v इज इक्वल टू गैमा p ओवर डेल्टा ओवर डेंसिटी। ये गामा है, ये प्रेशर है, ये डेंसिटी है। इट इज अ लैपलेस करेक्शन, इट इज अ लैपलेस करेक्शन। ये चीज आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड रिलेट करता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के। यहाँ पर आप जितनी ज्यादा हायर डेंसिटी होगी वहां पर स्लो होगी साउंड प्रोपगेशन। Why did न्यूटन एज्यूम, कि न्यूटन ने क्या एज्यूम किया आइसोथर्मल कंडीशन में इनकरेक्टली? आपने याद रखना है, उसने बिलीव किया कंप्रेशन पर, जो कि बहुत ज्यादा वहां पर स्लोली होती है और वहां पर टेम्परेचर चेंज होता है, कि वहां पर न्यूटन ने मिस्टेक कर दी थी, देयर इज इनफ टाइम टू हीट एक्सचेंज टू द कीप टेम्परेचर कांस्टेंट। ये गलती कर दी थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये बहुत बड़ी गलती की थी। उसके बाद है विच साइंटिस्ट नेम, कौन सा साइंटिस्ट नेम है जो अटैच होता है करेक्ट फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस के अंदर? याद रखिएगा ये साइंटिस्ट का नाम हर बार एमडी गेट के अंदर आता है। इसका नाम है पेरी सीमन लैपलेस। लैपलेस ने इंट्रोड्यूस करवाया था एडियाबेटिक करेक्शन। इसका पूरा नाम याद रखियो आप, लैपलेस आगे आपको पता ही ना हो तो न्यूटन ओरिजिनल फॉर्मूला, सिर्फ गैमा लगाया था। और भाई नाम देखो, पर्सन का नाम देखो। उसके बाद है 41 में कहा जा रहा है एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज वन इन विच, वहां पर ना ही हीट इंटर होती है और ना ही हीट जाती है किसी भी सिस्टम के अंदर से, क्योंकि एडियाबेटिक जो प्रोसेस है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें थर्मली आइसोलेटेड रिपेयर्ड कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होती है। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ द साउंड फॉर्मूला v इज इक्वल टू गैमा p अपॉन डेंसिटी, ये शो करता है कांस्टेंट टेम्परेचर को एंड डबलिंग द डेंसिटी, क्योंकि वहां पर रिड्यूस हो जाती है स्पीड ऑफ द फैक्टर रेडिकल 2 टाइम। अगर हम बात करें तो v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के, डबलिंग द डेंसिटी होगी तो स्पीड ऑफ साउंड रेडिकल टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है जो न्यूटन ओरिजिनल जो अनकरेक्टेड फॉर्मूला, अनकरेक्टेड जो कि सही नहीं है, वो फॉर्मूला भी मैं आपको प्रीवियसली इस वजह से लिखाया था क्योंकि ये टेस्ट के अंदर आता है। तो करेक्टली जो आपके जो कि अनकरेक्टली है वो v इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन प्रेशर अपॉन डेंसिटी। अगर इसमें गामा आ जाए तो ये लेप्लेस का फॉर्मूला, ये सिंपलर ये आइसोथर्मल वर्जन है बिफोर आर लेप्लेस करेक्शन के पहले। उसके बाद अगर बात करें द परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज एरर आया था न्यूटन फॉर्मूला में एज कम्पेयर टू द एक्सपेरिमेंट, तो याद रखिए वो 60% एरर आया था, क्योंकि न्यूटन फॉर्मूला की जो एक तरह की बेस थी वो थी आइसोथर्मल असप्शन। ये काज बना रफली 60%, यहाँ पर क्या होती डिस्क्रिपेंसी होगी मेजर स्पीड में, ये गलती होगी। अब जो मोनो एटॉमिक गैस होती है उसमें गामा की वैल्यू मैंने आपको वैल्यूज दिखाई थी, मुझे याद है एक मैंने आपको मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक की वैल्यू लिखाई थी। तो जो मोनो एटॉमिक उसकी होती है 1.67, क्योंकि ये आती है इस वजह से तो लिखवाई थी मैंने। मोनो एटॉमिक जो गैस है वहां पर गामा की वैल्यू होती है 1.67, वहां पर हायर होती है डाई एटॉमिक गैस लाइक एयर। तो अब हम सेक्शन नंबर डी में आते हैं, यहाँ पर हम एमसीक्यूज करेंगे अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। अब यहाँ पर देखिएगा जो स्पीड ऑफ साउंड एयर में क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब मैम इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, क्योंकि साउंड जो है वो फास्टर ट्रेवल करता है वार्मर एयर सिंस मॉलिक्यूल जो मूव करते हैं कोलाइड एंड मोर रैपिडली तरीके से। उसके बाद है फॉर एवरी 1 सेल्सियस, अगर 1 सेल्सियस जो टेम्परेचर है
वो ज्यादा होता है, तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होती है। वो स्पीड ऑफ साउंड इसमें 1 सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर में कितनी इंक्रीज होगी, तो आपने याद रखना है 0.6 मीटर पर सेकेंड। और इसे दिस इज वेल नोन एज अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ इंक्रीज कहते हैं नियर द रूम टेम्परेचर। अब हम याद रखना है जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो जनरली सबसे ज्यादा, अब सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है ना, वो हमेशा सॉलिड की पूछी जाती है, तो सबसे ज्यादा होती इसकी है क्योंकि साउंड ट्रेवल करता है फास्टर देन सॉलिड, क्योंकि उसके पार्टिकल जो सॉलिड के होते हैं वो इस तरीके से बच्चों क्लोजली पैक्ड होते हैं। बच्चों जैसा कॉन्सेप्ट है, आपने 3-4 में भी पढ़ा होगा, क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो रिजिड होती है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये तो आपने वहां पर भी पढ़ा है, स्टेट्स ऑफ मैटर इन सॉलिड, जो कि आप लोगों के पास केमिस्ट्री के अंदर एमपीएमडीसी का चैप्टर है। उसके बाद आता है स्पीड ऑफ साउंड, जो वैक्यूम में होती है वो 0 होती है क्योंकि वहां पर मीडियम नहीं होता, और सिंक्स वहां पर साउंड जो है वो वैक्यूम के अंदर कभी भी ट्रेवल नहीं करता, याद रखना है। साउंड एक तरह की मैकेनिकल वेव है जिसके लिए हमें एक मीडियम की जरूरत होती है, वहां पर इट कैन नॉट प्रोपोगेट, वो वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं कर सकती। अब ह्यूमिडिटी जो इफेक्ट होता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का, क्यों होता है, क्योंकि वहां पर जो वेपर प्रेशर है वो लेस डेंस होता है, एंड ड्राई एयर में वहां पर स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मॉइस्ट एयर लेस डेंस होती है और ड्राई एयर जो होती है वहां पर वेपर प्रेशर लाइटर होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, वहां पर साउंड ट्रेवल करता है स्लाइटली और फास्टर। MCQ नंबर 51, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम प्रेशर ऑफ अ गैस को चेंज कर दें तो वहां पर डेंसिटी एडजस्ट होती है अकॉर्डिंगली। इफेक्ट ऑफ द साउंड स्पीड, वहां पर जो साउंड स्पीड है वो रिमेन एसेंशियल रहती है और अनचेंज रहती है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर और डेंस जो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो रिमेन्स फिक्स से आइडियल गैस, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड लार्जली प्रेशर के इंडिपेंडेंट होती है। जब साउंड ट्रेवल करता है फास्टर, साउंड जो है वो ट्रेवल करता है फास्टर हाइड्रोजन गैस इन एयर मैन्युअली, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है और लोअर मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी की वजह से हाइड्रोजन जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा स्पीड होती है, क्योंकि आपको पता है अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, कम होगी। अगर डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, बढ़ेगी। इनवर्सल रिलेशन का यही मतलब होता है, अगर कोई चीज बढ़ती है और दूसरी चीज का कम होना। वाइड ब्लोइंग जो होता है वहां पर सेम डायरेक्शन होती है साउंड ट्रेवल की, ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर इफेक्टनेस जो होती है स्पीड ऑफ साउंड की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहां पर विंड ऐड होता है, साउंड जो है वो वेव की जो वेलोसिटी व्हेन ब्लोइंग होती है सेम डायरेक्शन में। अब स्पीड ऑफ साउंड जो वाटर में होती है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 50-100 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि साउंड ट्रेवल करता है मच फास्टर, वाटर के अंदर बहुत फास्टर ट्रेवल करता है, और एयर इन एयर ड्यू टू द वाटर हायर, वहां पर इलास्टिसिटी होती है एंड डेंसर रेशियो होता है। उसके बाद है जो स्पीड ऑफ साउंड होता है गैस में वो इंडिपेंडेंट होता है, हम किसके इंडिपेंडेंट होता है, एम्पलीट्यूड के और लाउडनेस ऑफ द साउंड, क्योंकि लाउडनेस जो होती है एम्पलीट्यूड की वो इफेक्ट नहीं करती स्पीड ऑफ साउंड, वो ओनली मीडियम प्रॉपर्टीज द टेम्परेचर डू। सेक्शन ई, यहाँ पर सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस एंड टर्शियरी वेव्स कुछ एमसीक्यूज करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो स्टेट होती है, 2 और मोर वेव जब ओवरलैप करती हैं तो वहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मैंने बहुत अच्छा टॉपिक आपको समझाया था। यहाँ पर जो वो अलजेब्रिक सम होती है, जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट होती है ना। अब बच्चों देखो, अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करूं तो यहाँ से मेरे पास ना ये दोनों वेव जा रही हैं, ये एक वेव जा रही है और यहाँ से क्या आ रही है, दूसरी वेव्स आ रही हैं। एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर ये दोनों वेव्स आपस में कुछ देर के लिए मिल जाएंगी। अब ये वेव जो है ये हमेशा के लिए आपस में नहीं मिलेंगी, आप ये समझ लें कि ये वेव हमेशा से आपस में मिलेंगी ऐसा नहीं, तो कुछ देर के लिए मिलेंगी, तो वहां पर हमें अलजेब्रिक सम मिलेगा इंडिविजुअल 2 वेव्स का। तो सिंपल वो जिस पॉइंट पर मिले और एक वहां पर प्रिंसिपल हो तो उस प्रिंसिपल को आप कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होती है वो सप्लाई होती है और एड होती है अलजेब्रिकली एट ईच पॉइंट, जहां पर वो वेव्स क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं, ओवरलैप होती हैं। अब आपके पास कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस होती है वो अक्कर होती है, कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस होती है वो अक्कर होती है जब वेव मीट करें इन फेज
इन क्रस्ट मीटिंग क्रस्ट, क्योंकि इन फेज जो होता है वो वेव का एक रेन फोर्स होती है ईच अदर साथ में, वो प्रोड्यूस करती है लार्जेस्ट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो वेव्स की होती है वो मीट होती है, यानी कि कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो आउट ऑफ द फेज होती है, और एंगल होता है 180 डिग्री, क्योंकि वहां पर वेव एग्जैक्टली आउट ऑफ द फेज होती है, इस वजह से वो कैंसिल हो जाती हैं और रिड्यूस करती हैं और एलिमिनेटेड करती है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को। स्टेशनरी जो आपके पास स्टैंडिंग वेव होती है वो फॉर्म होती है इन द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दो आइडेंटिकल जो वेव ट्रेवल करती हैं किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हमें पता है कोहेरेंट वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, वो ट्रेवल करते हैं अपोजिटली और क्रिएट करते हैं स्टैंडिंग वेव पैटर्न को। स्टेशनरी जो वेव होती है वहां पर एक ऐसा पॉइंट होता है जो नेवर मूव। स्टेशनरी वेव मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा पॉइंट होता है जो कभी भी हिलता नहीं है, अगर वो इस जगह पर हमने डिनोट किया हुआ है तो वही रहेगा, तो आपके पास क्या होती है, नोड होती है, क्योंकि नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जो अगर परमानेंट की बात करें तो वो 0 होता है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट इन स्टैंडिंग वेव में। हमें पता है जो स्टेशनरी वेव होती है वहां पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड जो होता है उसे सिंप्लीफाई आप एंटी नोड कहते हैं, क्योंकि एंटी नोड जो होती है वहां पर वाइब्रेट होता है ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड, और स्टैंडिंग एक तरह का वेव का क्या होता है, पैटर्न होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड, दो कोई भी एडजेसेंट नोड है उन दो एडजेसेंट नोड में जो आप लोगों के पास स्टेशनरी वेव में जो डिस्टेंस होता है सिंप्लीफाई उसे हाफ वेवलेंथ कहते हैं, क्योंकि नोड जो होती है वो रिपीट करती हैं हाफ वेवलेंथ को अलोंग स्टेशनरी वेव में। जो अनलाइक जो प्रोग्रेसिव वेव होती है वहां पर जो स्टेशनरी वेव होती है, याद रखिएगा, वो इज नो ट्रांसफर एनर्जी, वो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, क्योंकि जो स्टैंडिंग वेव होती है वो स्टोर करती है एनर्जी को लॉकली एंड डज नॉट ट्रांसपोर्ट अलोंग अ मीडियम, और मीडियम में वो ट्रांसपोर्ट नहीं करती। स्ट्रेचिंग जो स्ट्रिंग होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसके दोनों जो हैंड है वो फिक्स होते हैं, अगर हम उसे प्लग करें तो वहां पर प्रोड्यूस होंगी स्टेशनरी वेव का एक पैटर्न नोड एट फिक्स एंड, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होती है वहां पर जो बोथ फिक्स एंड होते हैं वो कंबाइन होते हैं स्टेशनरी वेव के नोड एंड से। फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होती है जो कि फर्स्ट हार्मोनिक, मैंने आपको बताया था फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको ये चीजें वेव का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पीएमडीसी में। फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होती है फर्स्ट हार्मोनिक में स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग की वो फिक्स होती है दोनों एंड में, जो वो कोरस्पॉन्ड करती है वेव पैटर्न विथ 2 नोट्स एट द एंड एंड 1 एंटी नोट इन द मिडल। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो सिंपलेस्ट स्टैंडिंग वेव मोड होता है वहां पर जो आपके पास नोड होती है उसके 2 फिक्स एंड होते हैं और एक एंटी नोड होता है बिटवीन। उसके बाद है फॉर इंटरफेरेंस, जब इंटरफेरेंस जो ऑब्जर्व होती है क्लियरली एंड कंसिस्टेंटली, तो वहां पर टू सोर्स जो होते हैं वो मस्ट बी कोहेरेंट होते हैं और वहां पर कांस्टेंट वेव का रिलेशनशिप होता है, क्योंकि जो कोहेरेंट सोर्स होती है वो मेंटेन रखती है फेज डिफरेंस को और प्रोड्यूस करती है स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न को। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो टाइप है इंटरफेरेंस का ही, यहाँ पर जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं वो अकर होती हैं कौन से वेयर द पाथ डिफरेंसेस, तो होल नंबर मल्टीपल होते हैं लेमडा का। ये कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस होती है उसमें ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं वो अकर होती है पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लेमडा। डार्क फ्रिंजेस जो होती है वहां पर जो इंटरफेरेंस जो पैटर्न होता है वो अकर होता है वेयर द पाथ डिफरेंस जब आप लोगों के पास ओड मल्टीपल हो लेमडा इज इक्वल टू 2, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होती है वो अकर होती है पाथ डिफरेंस जब n प्लस हाफ लेमडा हो, ये चीज आपने याद रखनी है। 69 यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ दिस असेंशियल, इसमें से कौन सा असेंशियल है, विजिबल है और स्टेबल है इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, तो आपने याद रखना है वो आप लोगों के पास क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज होती है जिनका कांस्टेंट एक तरह का फेज डिफरेंस होता है। ये आपको पता है विदाउट कोहेरेंस यहाँ पर हमारे पास इंटरफेरेंस जो पैटर्न होता है वो शिफ्ट होता है रैंडमली और एवरेज आउट इन द यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। अगर हम ऑर्गन बच्चों ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, आप बांसुरी नहीं बजाते, बांसुरी बजाते हैं या फिर आप कोई पियानो बजाते हैं,
सो इस तरीके से ऑर्गन पाइप से जो मैं पहले जो म्यूजिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो किसकी बेस पर करते हैं? जब वहां पर फॉर्मेशन होती है, इसकी फॉर्मेशन होती है इसकी स्टेशनरी वेव की। क्योंकि आपको पता है कि जो स्टेशनरी वेव होती है वो एक सेट होता है एयर कॉलम स्ट्रिंग डिटरमाइन करता है रेजोनेंट एंड म्यूजिकल, वहां पर वो किसको प्रोड्यूस करता है? नोट्स को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमारे पास है बीट्स एंड रेजोनेंस। अब देखिए बीट्स जो होती है, बीट्स जो होती है वो प्रोड्यूस होती है जब टू साउंड की जो वेव हो वो स्लाइटली डिफरेंट उनकी फ्रीक्वेंसी का इंटरफेयर हो। कैसे? क्योंकि टू क्लोज बट टू अनइक्वल फ्रीक्वेंसी हो, उसके ब्राडिकली राइज, यानी कि रिपीटेड वो राइट होती जाए और फॉल हो उसकी लाउडनेस, तो सिंपल आप लोगों से क्या बोलते हैं? बीट कहते हैं। यानी आप हॉर्ट की बीट पकड़ के बैठ जाए, हाँ इस तरीके से करने लग जाए, उसकी नहीं बात करें। द बीट जो कि इक्वल होती है, यानी कि जो बीट होती है, बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है। मैम बीट फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी? तो आपने याद रखना है वो डिफरेंस, जब डिफरेंस आ जाए बिटवीन टू फ्रीक्वेंसी में, तो वहां पर हमारी बीट फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है, जब डिफरेंस आ जाए टू फ्रीक्वेंसीज में। बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है और डिफरेंस होता है दो सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी का। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 73। इफ टू टर्निंग फॉक्स, दो टर्न रोटेट होने वाले फॉक्स है, एक ही फ्रीक्वेंसी हमारी दी हुई है f1, मैम कितनी दी हुई है? 256 हर्ट्ज। और जो दूसरी की है ना वो हमारे पास है मैम, दूसरी फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है मैम, कितनी दी हुई है? 216 हर्ट्ज। कितनी दी हुई है? 216 हर्ट्ज। जब वो साउंड जो होते हैं वो टूगेदर होते हैं तो उसकी बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जब भी आपने बीट फ्रीक्वेंसी निकाली होती है ना, तो आप क्या करते हैं? ये फाइनल फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देते हैं इनिशियल फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी फाइनल फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 260 और इनिशियल लिखेंगे कितनी? 260। और सिंपल आप लोगों के पास आ जाएगा 256, सॉरी। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 हर्ट्ज। तो ये सारे फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाए हुए, आप भी प्रिपरेशन होंगे। अब आप खुशी से मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। अब यहाँ पर देखें, बीट्स को आप यूज करते हैं प्रैक्टिकली, किसे यूज करते हैं? टून म्यूजिकल साउंड एक्यूरेटली में। क्योंकि म्यूजिक जो होते हैं जिसे आप यूज करते हैं डिसअपीयरेंस ऑफ द बीट्स में, जब ट्यून जो इंस्ट्रूमेंट है वो रेफरेंस करता है अपनी फ्रीक्वेंसी को। अब रेजोनेंस अकर होती है, रेजोनेंस कैसे अकर होती है? जब सिस्टम जो इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होता है वहां पर ऑसिलेशन अकर होती है और ड्राइविंग होती है फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। एंड एग्जांपल ऑफ द मैकेनिकल रेजोनेंस, आपने मैकेनिकल रेजोनेंस की एग्जांपल दे दें, पिचिंग ऑफ स्विंग, आप स्विंग को क्या करें? पुश करें, नेचुरल फ्रीक्वेंसी वहां पर एम्पलीट्यूड की हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि आप का जो हमारा टाइम जो पुश होता है वो मैचिंग होती है वहां पर, स्विंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक ड्रामेटिकली और वहां पर इंक्रीज होता है एम्पलीट्यूड और डिमोन्स्ट्रेट होती है रेजोनेंस। उसके बाद हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 77। एट रेजोनेंस, रेजोनेंस में हमारा जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है वो बिकम क्या होता है? मैक्सिमम। क्योंकि रेजोनेंस एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक है जहां पर पिक आपकी मैक्सिमम होती है और एम्पलीट्यूड के रेस्पॉन्स पर। उसके बाद जो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है हम कॉमनली यूज करते हैं लैब्स में, क्या डिटरमाइन करने के लिए? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। क्योंकि हम फाइंड करते हैं रेजोनेंट एयर कॉलम लेंथ को और स्पीड ऑफ साउंड को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। विच फैक्टर इज प्राइमरी डिटरमाइन, वो कौन सा फैक्टर है जो कि हम प्राइमरी डिटरमाइन करता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड सिंपल सिस्टम लाइक अ टर्निंग फोर्क? तो वो आपके पास क्या होती है? फिजिकल डायमेंशन होती है, मटेरियल प्रॉपर्टी। क्योंकि साइज पर, शेप पर, मटेरियल स्टेफनेस पर, मास डिटरमाइन वो डिटरमाइन करती है नेचुरल रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद आप लोगों के पास है एंटी एक्सेसिव, जो माय फेवरेट टॉपिक आ गया, डुप्लर इफेक्ट। एक्सेसिव जो रेजोनेंस होती है उसकी स्ट्रक्चर होती है लाइक अ बेज, ड्यू टू द मैचिंग अ ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कैन लीड। तो वो स्ट्रक्चरल वहां पर क्या होते हैं? फेलुलर हो जाते हैं और लार्जर ऑसिलेशन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर अनकंट्रोल्ड रेजोनेंस हो जाती है, तो वहां पर डेंजरस जो होता है उसकी ऑसिलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हिस्ट्रिकली ही वो काज करती हैं स्ट्रक्चरल कोलैप्स को। डुप्लर इफेक्ट, सेक्शन जी। डुप्लर इफेक्ट रेफर होता है और जब अपेरेंट चेंज
हो जाए फ्रीक्वेंसी और पिच ऑफ द वेव और रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, क्योंकि आप ये एक तरह की रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन सोर्स और ऑब्जर्वर। ये काज होता है जब फ्री शिफ्ट होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, या ऑब्जर्वर पास आए या सोर्स उसके करीब जाए, ऑब्जर्वर दूर जाए तो सोर्स उसके करीब हो, इस तरीके से। व्हेन साउंड सोर्स जो होती है वो मूव करती है टूवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो वहां पर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज, क्योंकि अप्रोचिंग जो सोर्स होती है वो कंप्रेस होती है। वेव फ्रंट जो होते हैं हाइड करते हैं देम, तो वहां पर राइज होती है और प्री शेप्ड होती है फ्रीक्वेंसी। व्हेन साउंड सोर्स, अगर जो साउंड सोर्स है वो मूव करती अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर के अवे होती है, तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि रेसिडिंग जो सोर्स होते हैं वो स्ट्रेच करते हैं वेव फ्रंट्स को, लॉबिंग करते हैं रिसर्व फ्रीक्वेंसी को। डुपलर इफेक्ट जो है वो कॉमनली एक्सपीरियंस करता है इसको मूविंग एम्बुलेंस एंड सीरिंग पेज चेंजिंग अ पैसिव बाय। उसके बाद अगर बात करें, इफ बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव करें टूवर्ड ईच अदर, तो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और मोस्ट कंपेयर इन अदर मूविंग अलोन, क्योंकि वो कंबाइन करता है रिलेटिव मोशन टूवर्ड्स ईच अदर, वो प्रोड्यूस करता है ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी। आपको पता है कि जो डुपलर इफेक्ट होता है वो अप्लाई होता है किसके बीच में, बोथ साउंड एंड लाइट के अदर वेव्स में, क्योंकि डुपलर इफेक्ट जो होता है वो एक तरह का जनरल फेनोमेना होता है ऑब्जर्वर साउंड का, लाइट का एंड अदर वेव टाइप्स का। इन एक्सोनोमी में जो रेड शेड ऑफ द लाइट है वो डिस्टेंट गैलेक्सीज में इंडिकेट करती है, किसको इंडिकेट करती है, मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ को, क्योंकि रेड शिफ्ट जो है वहां पर वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है और इंडिकेट करती है गैलेक्सीज की रेसिडिंग एंड कॉन्सिस्टेंट विद द डुपलर इफेक्ट। अब ब्लू जो शिफ्ट होती है वहां पर लाइट जो होती है वो फॉर्म करती है अप्रोचिंग स्टार को और इंडिकेट करती है डिक्रीजिंग वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, क्योंकि अप्रोच सोर्स है वो कंप्रेस करती है लाइट वेव को और शिफ्टिंग करती है टूवर्ड द शॉर्टनेस एंड ब्लू वेवलेंथ को। उसके बाद है जो आपके पास डुपलर रेडर होता है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं पॉलिश टू डिटेक्ट अ व्हीकल स्पीड टू रिलेट टू द शिफ्ट। जब फ्रीक्वेंसी आपकी रिफ्लेक्ट हो जाए रेडियो वेव्स की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब शिफ्ट होती है रेडियो वेव्स की तो वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्टेड होती है मूविंग व्हीकल्स में। उसके बाद है जो आपके पास ऑब्जर्वर जब मूव करता है स्टेशनरी साउंड सोर्स के साथ, तो वहां पर जो ऑब्जर्वर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज होती है। मैम क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि ऑब्जर्वर वहां पर इंटरसेप्ट करता है, क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है, इस वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और मूव करता है टूवर्ड द सोर्स और वो राइज करता है प्रीसर्व फ्रीक्वेंसी को। डायफ्रैक्शन की बात करें अदर वेव प्रॉपर्टी में, तो डायफ्रैक्शन एक तरह की वेव की प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है और उसमें एबिलिटी होती है तो बाइंड हो सके अराउंड द ऑब्स्टिकल्स एंड स्पीड थ्रो हो सके ओपनिंग्स में। तो आपको पता है डायफ्रैक्शन एक तरह की बेंडिंग होती है और स्प्रेडिंग होती है वेव की अराउंड द एजेस थ्रू द अपर्चर्स। डायफ्रैक्शन जो है वो इफेक्ट करती है मोस्ट नोटिसेबल व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल ओपनिंग वहां पर कंपेरेबल होती है और सिमिलर वहां पर क्या होती है वेव में। ये सिग्निफिकेंट जो डायफ्रैक्शन होती है वो अक्कर होती है ऑब्स्टिकल में एंड वहां पर अपर्चर साइज में क्लोज होती है वेवलेंथ ऑफ द वेव में। साउंड वेव जो होती है वो डायफ्रैक्ट करती है बहुत मोर इजिली, क्या करती है डायफ्रैक्ट करती है इन एवरीडे ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइट वेव जो मैंडली होती है, क्योंकि वहां पर साउंड हमारे पास मच लॉन्गर होता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट से, क्योंकि साउंड वेवलेंथ जो होती है वो सेंटीमीटर टू मीटर रेंज होती है और द लार्जर विजिबल लाइट, और वहां पर साउंड डिफ्रेक्ट करता है मोर नोटिसेबली। रिफ्लेक्शन जो वेव अकर होती है वो बाउंस बैक इन आफ्टर स्ट्राइकिंग अ बाउंड्री, क्योंकि रिफ्लेक्शन एक तरह की बाउंसिंग बैक वेव होती है बाउंड्री बिटवीन द मीडियम में। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव जो होती है वो अकर होती है, इसमें अकर होती है जब चेंजेस होती है डायफ्रैक्शन में स्पीड में पासिंग टू द अनदर मीडियम, क्योंकि रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व होती है चेंज इन वेव स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बाउंड्री बिटवीन मीडियम। इको एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन की, कैसे, क्योंकि इको प्रोड्यूस करता है साउंड, रिफ्लेक्ट करता है, दीवारों से लगता है अलग अलग दूर इको जरा आवाज, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से।
होती है सरफेस एंड रिटर्न टू द लिसनर। दोबारा से फिर लिसनर्स को क्या देती है, आवाजें सुनाई देती है। इको जो दूर लगा हो, ये जितनी ज्यादा वो स्ट्राइकिंग करेगा उतनी ज्यादा आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, आवाज सुनाई देगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, याद रखिएगा वो उसका ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तब वहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि एक फंडामेंटल लॉ है जो अप्लाई होता है लाइट में और साउंड वेव रिफ्लेक्शन में। वेव को हम डिफाइन करते हैं कि एक तरह की क्या होती है, पावर ट्रांसमिटेड हो पर यूनिट एरिया में, तो वो एक तरह की वेव इंटेंसिटी है। क्योंकि इंटेंसिटी को मेजर करते हैं हम, एनर्जी फ्लो होता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, प्रोपोर्शन होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। पोलराइजेशन एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, ये सिर्फ मैंने आपको पोलराइजेशन आपको नहीं, शायद मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था कि पोलराइजेशन हमेशा ट्रांसफर वेव की होती है, याद रखिएगा, क्योंकि ट्रांसफर वेव में वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होती है, वो ट्रेवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो ट्रेवल करती है और वो पोलराइज्ड हो सकती है, इसमें पोलराइजेशन का फैक्टर। ओवरऑल हमने वेव मोशन की बेस्ट समराइज किया और इसके फेनोमेना को यहाँ पर हमने किस किस चीज को समराइज किया, ट्रांसफर एनर्जी मीडियम को, ऑसिलेशन को, विदाउट नेट ट्रांसफर ऑफ मैटर को। इन दिस टाइम चैप्टर के अंदर हमने कोर जो आइडिया हमने लिया इस चैप्टर को पढ़ते हुए, वो वेव का, एनर्जी कैरी डिस्टर्बेंस का, एंड नोट मैटर कैरी वंस। तो स्टूडेंट्स आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमने आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, आप लोगों ने फीडबैक में हमने लाजमी करना है। टीच दुआ बायोलॉजी चैनल को भी आपने लाजमी सपोर्ट करनी है, इंस्टाग्राम पर टीच दुआ को लाजमी फॉलो करना है, फेसबुक पर टीच दुआ रिजवान पेज को लाजमी फॉलो करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और दुआ ज़ारा फेसबुक प्रोफाइल को भी लाजमी हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको फायदा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन